हिलमिल के इस मंच पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ नमिता रावल और मेरे साथ हैं आज खास मेहमान लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमिता जी सर, क्योंकि इतना 40 साल का लंबा सफ़र आपने तय किया है, भारतीय सेना को आपने सेवा दी है, कैसा रहा आपका ये सफ़र? आई थिंक मेरे लिए बहुत ही अविस्मरणीय रहा है। तकरीबन 44 साल में कहूँगा, क्योंकि 4 साल ट्रेनिंग, उसमें भी आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, और 40 साल सर्विस। किसी भी सैनिक के लिए ये एक बहुत बड़े गौरव का विषय होता है कि एक राष्ट्र उसको यूनिफॉर्म पहनने का सम्मान देता है और साथ ही देश की सुरक्षा का दायित्व देता है। तो देश की सुरक्षा का दायित्व मिला और 40 साल तक इस कर्तव्य का पूरे सेवा भावना के साथ, पूरे समर्पण की भावना के साथ किया। तो मेरे समझ से शायद ये एक बहुत ही अच्छा, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा सफर रहा। जी सर, काफ़ी सारी उपलब्धियाँ आपने हासिल किया इस बीच, इस समय में कुछ खास जो आप हमसे साझा करना चाहें, इस तरह की कोई उपलब्धियाँ? देखिए, बहुत सारी उपलब्धियाँ रही। जब मैं एक यंग ऑफिसर था तो हमारे यहाँ एक कमांडो कोर्स होता है, जो कि शायद पूरे विश्व में सबसे कठिन कोर्स माना जाता है। आपके मतलब उस कोर्स का एक ही उद्देश्य है कि आपकी फिजिकल जो लिमिटेशन है और आपका जो फिजिकल प्रोग्रेस है, अगर लिमिटेशन नहीं कहूँगा, फिजिकल प्रोग्रेस जो है उसको पूरी तरह से आजमाइश करना और ये सिद्ध करना कि आपका जो शरीर है वो किसी भी मुश्किल से में आपका हमेशा साथ देगा। तो उसमें अच्छा किया, एक इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग मिली और साथ में फिर कमांडो विंग में इंस्ट्रक्टर रहने का मौका भी मिला। तो एज अ कमांडो विंग इंस्ट्रक्टर वो एक बहुत ही अच्छा समय रहा, क्योंकि एक ही यंग ऑफिसर के तौर पर आपकी इंस्ट्रक्शन पोस्टिंग होती है, बेलगाम में था। साथ ही किसी भी सैनिक के लिए और खासकर इन्फेंट्री सैनिक के लिए, मैं इन्फेंट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ, गोरखा राइफल से, 11 गोरखा राइफल से। तो एक सियाचिन ग्लेशियर का जो कार्यकाल है वो हमेशा से यादगार रहेगा, क्योंकि सिर्फ एक भारतीय सेना है जो कि इतनी ऊंचाई पर न सिर्फ रहती है बल्कि लड़ती है। तो मुझको मौका मिला सियाचिन ग्लेशियर में सर्व करने का, जहाँ टेम्परेचर तकरीबन -52 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और साथ ही हवाएं बहुत तेज चलती है, हवा का दबाव कम हो जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो साथ ही एक तो दुश्मन है और साथ ही वेदर के साथ आपको जो है तालमेल बिठाकर काम करना पड़ता है। तो वो एक सियाचिन ग्लेशियर का जो एक समय था, तो वो भी एक बहुत ही अविस्मरणीय समय रहा और मेरे ख्याल से प्रोफेशनल लेवल पर शायद ये सबसे ऊंचा आयाम है जो कोई एक सैनिक हासिल कर सकता है। लास्ट की जो मेरी पोस्टिंग रही वो दक्षिण कमान में। दक्षिण कमान हमारी सेना की, भारतीय सेना की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी कमान है। तो तकरीबन भारत का 41% भूभाग वो दक्षिण कमान के अंतर्गत आता है। तो इतनी बड़ी सेना का कमान करना ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि रही। और सबसे अंतिम में हमने एक एक्सरसाइज की, भारत शक्ति। भारत शक्ति एक्सरसाइज में स्वयं प्रधानमंत्री जी आए थे और उसका एक ही उद्देश्य था कि पूरे विश्व को ये दिखाना कि आज के तारीख में हमारे पास जो साजो सामान है वो सब अपने मतलब आत्मनिर्भरता को दिखाना कि आज भारत सक्षम है सभी तरह के साजो सामान को बनाने में और उस साजो सामान के साथ में अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने में। बहुत ही बड़ा और बहुत ही टफ कार्य है जिसमें आप सब लोग लगे होते हैं एक साथ। सर, मुझे एक चीज़ बताइए, जब आप इतनी ऊंचाइयों पर आए, आपने कहा इतना माइनस टेम्परेचर रहता है ऐसे में, तो कुछ खुद को सेल्फ मोटिवेट करना, साथ में अपनी टीम को पूरी मोटिवेशन के साथ उनको वहाँ रहना है, उनको सबके साथ समय बिताना है, ये सेल्फ मोटिवेशन कहाँ से लाते हैं? आप क्या करते हैं इसके लिए कि आप खुद भी चुस्त रहे और अपनी टीम को भी साथ में? आई थिंक नमिता जी, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है
कि आप कैसे इतने दुर्गम क्षेत्र में अपने आप को मोटिवेटेड, ना सिर्फ अपने आप को बल्कि आपके साथ जो भी टुकड़ी है, आपके साथ जो भी सैनिक है, जो भी दस्ता है आपके साथ, उसको किस तरह से मोटिवेट किया जाए। आई थिंक इसकी जो शुरुआत है वो आपके ट्रेनिंग के दौरान ही वहीं से शुरू होती है। आपको ट्रेनिंग के दौरान जिस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जिस तरह से आपकी शारीरिक क्षमता को सुनिश्चित किया जाता है, और न सिर्फ शारीरिक क्षमता बल्कि आपकी मानसिक क्षमता को, बिकॉज मोटिवेशन के लिए जरूरी है अगर आप पूरी तरह से सक्षम हैं मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर, तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर जरूर आता है। और फिर दूसरी बात है स्किल, तो आपको सभी तरह की स्किल के साथ अवगत कराया जाता है, और एक बार आप उसमें पूरी तरह से पारंगत हो जाते हैं तो फिर जो है आपको इस बात का कॉन्फिडेंस हो जाता है कि किसी तरह की अवस्था आने पर आप उस अवस्था से पार पा सकते हैं। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो आपको मोटिवेट करती है। साथ ही फौज में कॉमरेडरी जो है उसको बहुत बढ़ावा दिया जाता है। आप ही नहीं, आप एक बड़ी सिस्टम है, आपके साथ में एक और साथी हैं और सब आप इकट्ठा हैं, एक दूसरे के ऊपर ध्यान रखना, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाना, तो ये सब भी मोटिवेट। और साथ ही भारतीय सेना का कंप्लीट लॉजिस्टिक्स और एक तरीके से जितना भी भारतीय सेना की ताकत है, आपको ये महसूस होता है उस स्थान पर कि ये ताकत आपके साथ है। तो आई थिंक ये सब चीजें हैं जिससे आप इतने दुर्गम क्षेत्र में रहकर भी पूरी तरह से मोटिवेटेड होते हैं, और न सिर्फ आप मोटिवेटेड रहते हैं बल्कि ये सुनिश्चित भी करते हैं कि आपके साथ की टुकड़ी भी पूरी तरह से मोटिवेटेड रहे। और मोटिवेशन एक बहुत अंदर की भावना होती है। उस यूनिफॉर्म में भी एक शक्ति है, जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं और साथ ही आपको महसूस होता है कि ये दायित्व अब आपके ऊपर है पूरी देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, और सब निगाहें आपके ऊपर। तो आई थिंक इन सब चीज़ों का एक मिश्रण है कि आप बिल्कुल, और मैंने देखा है अपने पूरे सर्विस के दौरान कि भारतीय सेना का हर एक सैनिक, हर एक जवान, हर एक ऑफिसर, हर एक जेसीओ पूरे मोटिवेशन के साथ और देश प्रेम की भावना के साथ अपना काम करता है। बिल्कुल सही है सर, क्योंकि आप लोग जब उस वर्दी में होते हैं तो वो जज्बा जितना आप लोग वहाँ महसूस कर रहे होते हैं, हम लोग आप लोगों को देखकर मोटिवेट भी हो रहे होते हैं, और वो जज्बा शायद कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर भी आता है। आई थिंक ये आपने जो बात की ये भी एक बहुत जरूरी बात है, क्योंकि जब वहाँ पर रहते हैं तो साथ ही जैसे वहाँ से आप आए और सिविल क्षेत्र में आप जब अपने गांव जाते हैं, अपने शहर जाते हैं, अपने कस्बे जाते हैं, तो लोग बाग सब आपसे पूछते हैं कि ठीक, तो और साथ ही जो सम्मान आपको मिलता है, आई थिंक एक सिविल सोसाइटी में भारत देश का हर एक नागरिक भारतीय सशस्त्र सेनाओं को जिस नजरिए से देखता है, जिस सम्मान के साथ देखता है, जिस गौरव के साथ देखता है, ये सम्मान और गौरव जो हम सब सैनिकों को हर एक नागरिक से मिलता है, तो ये भी एक मोटिवेशन में बहुत बड़ी कारगर चीज है। दर्शक जानना चाहेंगे आप पारिवारिक तरह से आपका जीवन कैसा है, घर में कौन कौन है, किस तरह से आपका, क्योंकि आप पूरे टाइम हमेशा बॉर्डर पे रहे, और तो कैसे परिवार को क्या क्या कठिनाइयाँ उन्होंने देखी होंगी, आपके एब्सेंस में भी, आपके बिना भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने घर में मैनेज की हैं, तो पारिवारिक थोड़ा सा हमें बताएं, आपके घर में कौन कौन? ये भी आपका अच्छा सवाल है, क्योंकि सैनिक को सब देखते हैं, लेकिन एक सैनिक के पीछे जो एक बहुत बड़ी शक्ति है वो उसके परिवार की शक्ति होती है, क्योंकि सैनिक आगे बॉर्डर के ऊपर अपना काम करता है, लेकिन साथ ही उसका भी परिवार है, एक पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उस सबका भी दायित्व उसके ऊपर रहता है। तो भारतीय सेना एक ऐसी संस्था है जहाँ परिवार का एक बहुत बड़ा दायित्व है, और साथ ही खासकर आपकी पत्नी का, तो आपकी पत्नी का सहयोग जरूरी है। जब आप पूरी तरह से इस बात से बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस है कि वहाँ पीछे जो है आपकी पत्नी आपके माता पिता, आपके बच्चों की देखभाल अच्छी तरह से कर रही है, और इसके लिए ज़रूरी है कि उनको तैयार किया जाए। तो खासकर आर्मी के अंदर इनफॉर्मल और फॉर्मल लेवल पर हम इस बात की कोशिश करते हैं
कि हमारे न सिर्फ हम बल्कि हमारे परिवारजनों को भी कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर तैयार किया जाए। तो मेरी पत्नी आज हमारे बीच में नहीं है। 1 अप्रैल 2020 को उनका देहांत हुआ और तकरीबन 14 साल तक वो क्रोनिक रीनल फेलियर, उनके दोनों किडनीज जो है फेल हो गई थी, लेकिन उन्होंने बहुत ही हिम्मत से काम किया। इसके बावजूद उन्होंने अपनी हिम्मत को बनाए रखा और जो भी कार्य था उनका और परिवार के प्रति और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वो सब कर्तव्य उन्होंने पूरी तरह से निर्वाह किया और साथ ही बच्चों के प्रति। और 14 साल तक आई थिंक जब शुरू में उनको इस बात का इल्म हुआ, पता चला, तो वाकई में वो एक ऐसी घटना होती है जिससे आप अफेक्ट होते हैं इमिडिएटली। लेकिन आई थिंक उन्होंने अपने आप को संभाला और शायद उनके मन में ये बात रही होगी कि अभी बच्चे छोटे हैं तो उन्हें साथ रहना है, तो इसीलिए शायद यही एक बात। और वो ये भी जानती थी कि इस सर्विस में मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो एक पत्नी का हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि उसके पति किसी मुकाम तक पहुँचे। तो शायद अपना 14 साल का सफ़र उन्होंने इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए किया और 14 साल में बेटे की शादी हुई। वो अपने जो भी उनका काम था वो आज जो है अभिनव मेरा बेटा है जो कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में है और कैंपिंग साइट को संभालते हैं। और उनकी शादी भी देखी, उनको पूरा देखा, पूरी तरह से सेटल है। बेटी मेरी, उनका नाम संजना है, वो बॉलीवुड में असिस्टेंट डायरेक्टर रही हैं, तकरीबन 12 फिल्में उन्होंने एज असिस्टेंट डायरेक्टर की हैं। और साथ ही आज अपना उन्होंने अलौनी प्रोडक्शंस के नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है। तो उनको भी देखा और उनके रोके को देखा, उनको मालूम था कि उनकी शादी तो उनके मृत्यु के बाद हुई। तो और सबसे लास्ट पार्टी जो उन्होंने अटेंड की वो मेरे इस रैंक के लिए, लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के लिए अटेंड की। तो ये भी सुनिश्चित किया कि मैं उस मुकाम तक, शायद जहाँ उनकी ख्वाहिश रही उस मुकाम तक पहुँचूँ। और साथ ही उनको मालूम था कि मैं एक आर्मी कमांडर बनूंगा, तो उन्होंने उसके जो पिप्स होते हैं हमारे, तो उसको भी जॉर्जेट पैचेस को उन्होंने खरीदा, मंदिर में रखा कि आप जिस दिन बनेंगे उस दिन पहन लीजिए। तो इस बात को भी उन्होंने सुनिश्चित किया। तो नमिता जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि परिवार का एक बहुत ही बड़ा दायित्व होता है और एक परिवार का सपोर्ट ही एक सैनिक के लिए बहुत बड़ा और मजबूत आधार है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर। इसी के साथ आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी पढ़ाई शिक्षा कैसे शुरू हुई कि आप कहाँ तक आपने अपना पढ़ाई को लेकर गए, थोड़ा इस बारे में भी बताइए। मेरा जन्म जो है एक छोटा सा गांव है ठसका, रुड़की से तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ जन्म हुआ। बेसिकली एक किसान परिवार से संबंध रखता हूँ और तकरीबन शुरू के 5 साल मैं गांव में ही रहा। तकरीबन 1-1.5 साल अपने गांव में रहा और फिर मेरी छोटी बहन का जन्म मेरे जन्म के तकरीबन 1.5 साल उपरांत हो गया था और एक बड़ी बहन भी थी। तो माता जी के लिए, क्योंकि गांव का काम जो है चूल्हे का काम होता है, काफ़ी मशक्क़त का काम होता है, तो उनके लिए मुश्किल हुआ कि सभी तीनों को, छोटे छोटे बच्चों को संभालना। तो उन्होंने मुझको और मेरी जो बड़ी बहन थी, हम दोनों अपने नाना नानी के पास तकरीबन 3 साल रहे। सलावा गांव है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है, सरधाना के पास है। तो वहाँ जो है, तो वहाँ भरपूर नाना नानी, मामा मामी, उन सबका प्यार मिला। और ख़ासकर जो नाना नानी का प्रेम होता है वो एक अलग तरह का प्रेम होता है। और मेरी माताजी एकमात्र जो है बच्ची हैं उनकी, तो इसलिए हम दोनों को देखकर उनको भी काफ़ी उत्साह और उनका भरपूर प्रेम मिला। और शायद मैंने बचपन में जो भी सीखा वो अपने नाना से सीखा। उनको पुराने ज़माने में महाभारत रामायण की स्टोरी सब पूरी कंठस्थ होती थी। तो बाद में जब ये सीरियल चले रामायण और मैंने देखा और महाभारत देखा, तो मुझे लगा कि शायद एक भी ऐसी स्टोरी नहीं थी जो मैंने अपने नाना से ना सुनी। तो एक उस लेवल पर एक छोटे होते हुए आपके दिमाग के ऊपर जो असर होता है वो हमेशा कायम रहता है। एक इम्प्रेशनेबल माइंड होता है, जो सीख आपको मिल जाती है शुरू में, वो सीख हमेशा आपके साथ जो है रहती है। सर, शायद हमने इसीलिए शायद हमने सुना है कि आपका अध्यात्म की तरफ बहुत रुझान है, आप बहुत रुचि रखते हैं इसमें। आप क्योंकि रिटायरमेंट
हो गया है, आप क्या कैसे चाहेंगे अध्यात्म को और आगे कैसे लेके जाना चाहेंगे? जी, देखिए अध्यात्म काफ़ी काफ़ी कुछ मुझसे कहते हैं कि एक फौज और अध्यात्म का क्या संबंध है। तो मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि देखिए अध्यात्म की जो एक किताब है, अगर आप एक किताब माने कि कौन सी एक बड़ी किताब है जिसको एक प्रतीक के रूप में, अध्यात्म के प्रतीक के रूप में माना जाता है, वो श्रीमद् भगवद गीता है। और श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान पर दिया, कुरुक्षेत्र के मैदान पर दिया, और वो भी उन्होंने कमांडर इन चीफ को दिया, क्योंकि कमांडर इन चीफ शायद अपने पद से विचलित हो रहे थे। और इसके माध्यम से, भगवद गीता के माध्यम से, अपने संदेश के माध्यम से उन्होंने जो अर्जुन थे उन्होंने उनको ये संदेश दिया कि धर्म की रक्षा के लिए, अपने कर्तव्य पालन हेतु आपने जो है युद्ध अगर जायज़ है तो उसको करना है। तो इसलिए एक ऐसी चीज़ है जिससे एक आर्म फोर्सेस और अध्यात्म का एक गहरा संबंध जो है स्थापित होता है और महसूस होता है। और अध्यात्म जो है मैं एक साइंस के रूप में मानता हूँ कि एक ऐसी साइंस है जो आपको अपने से परिचय कराती है। जब तक आप स्वयं को नहीं जान पाएंगे कि मैं कौन हूँ, हू एम आई, तब तक आप किसी और कार्य करने में पूर्णतया जो है सफल नहीं हो पाएंगे। तो खुद स्वयं को जानना जरूरी है। आप अगर स्वयं को जानते हैं तो फिर बाकी और किसी कार्य करने में आप पूरी तरह से सक्षम साबित होंगे। तो ये एक जर्नी है खुद को समझने की, खुद को पहचानने की। तो चूंकि आज मैं रिटायर हूँ तो मेरा यही कोशिश रहेगी कि इसके संदेश को, अध्यात्म के संदेश को, क्योंकि अध्यात्म जो है जुड़ा हुआ है आपकी बेसिक क्वालिटीज़ के साथ, और अध्यात्म साथ ही आपके परिवार के प्रति आपकी क्या जिम्मेवारियां हैं, राष्ट्र के प्रति क्या जिम्मेवारियां हैं, तो उन सब को भी, वो सब भी एक अध्यात्म का एक हिस्सा है। तो जरूर मेरी कोशिश रहेगी कि इसको बढ़ावा दिया जाए, इसके संदेश को बताया जाए, ताकि जो इस तरह जो एक माहौल है, और स्पेशली आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस लेवल बहुत है, तो एक अध्यात्म ही एक ऐसी चीज़ है जिससे एक स्ट्रेस लेवल को, जब आप खुद को समझ पाएंगे तो स्ट्रेस लेवल अपने आप ठीक हो जाएगा। सर, हमारी मैगजीन का एक मोटो है, एक अभियान पहाड़ों की ओर लौटने का। तो आप उत्तराखंड के लिए ऐसा क्या आपके मन में विचार है, क्या कर रहे हैं या आगे करना चाहते हैं, इस बारे में कुछ? देखिए उत्तराखंड देवभूमि है, और जितने भी हमारे बड़े बड़े मंदिर हैं, जितने भी इस तरह की जगह हैं, वो सब पहाड़ के अंदर है। तो इसका मतलब पहाड़ और अध्यात्म और पहाड़ और डिविनिटी का मैं समझता हूँ शायद एक बहुत गहरा संबंध है। तो और खासकर मैं इन्फेंट्री ऑफिसर रहा हूँ, तो ज़्यादातर सर्विस जो है बॉर्डर के ऊपर रही है, और बॉर्डर में पहाड़ है, हमारा बॉर्डर जो है तकरीबन हिली एरिया में ही है, पहाड़ों में। तो पहाड़ों के प्रति एक विशेष आकर्षण होता है। तो आज के यूथ के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ज़रूरी है कि हम लोग एक डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डिसिप्लिन के साथ रहें, और पहाड़ी क्षेत्र का विकास और पहाड़ी क्षेत्र का उत्थान वो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जनरली क्या होता है कि आप पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद और नौकरी आप करना चाहते हैं एक प्लेन्स के क्षेत्र में। तो मुझे लगता है कि आज समय है ये कि हम वापस अपने क्षेत्र में जाकर उस क्षेत्र के समग्र विकास की ओर पूरी तरह से ध्यान दें, और जब उसका विकास होगा तो बाकी लोग भी फिर उधर जो है आएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें ये शुरू करने की जरूरत है। तो मेरा संदेश यही रहेगा कि जितने भी युवा हैं वो इस अपनी जिम्मेवारी को समझें, और जब डेवलपमेंट की बात आती है पहाड़ी क्षेत्र में तो ज़रूरी है कि ये डेवलपमेंट एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन और इस तरह की स्पेशली पहाड़ी क्षेत्र में, तो डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। तो शायद मैं युवाओं को ये भी कहना चाहूँगा कि इकोलॉजी के क्षेत्र में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देने की आजकल जरूरत है। रिटायरमेंट के बाद के और क्या क्या प्लान्स हैं आपके? देखिए मैं समझता हूँ कि एक फौजी जिस तरह की तालीम हमें मिलती है, जिस तरह की शिक्षा मिलती है, जिस तरह की एक डिसिप्लिन लाइफ होती है,
तो फौजी शायद कभी रिटायर नहीं होता, और शायद यही एक कारण है कि जो रैंक है वो रैंक हमेशा हमारे साथ रहती है, जो किसी और सर्विस में नहीं है। तो मैं रिटायर नहीं हुआ हूँ, मुझे लगता है कि शायद मैं री-अटायर हुआ हूँ। तो एक फेज़ जरूर खत्म हुआ है सर्विस का, लेकिन एक नया फेज़ शुरू हुआ है। आज जब मेरी उम्र तकरीबन 60 वर्ष की है, तो क्योंकि एक डिसिप्लिन लाइफ है, खाना पीना सब कुछ कंट्रोल है, एक्सरसाइज अभी भी है, तो मुझे लगता है कि ये एज जो है, मैं अभी भी सभी तरह का कार्य करने में पूरी तरह से सक्षम हूँ। एक एनर्जी है, एक उत्साह है और एक्सपीरियंस है। और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि ये जो 60 और 70 साल की जो उम्र है, वो एक बहुत ही ज़रूरी उम्र है। उसमें चूँकि आपके पास एक्सपीरियंस, तजुर्बा बहुत है, तजुर्बे के साथ साथ आपके पास लाइबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि आपके बच्चे बड़े हैं, अपना काम कर रहे हैं, सक्षम है पूरी तरह से, आपका घर बन गया है, जो भी जरूरत की चीज़ें हैं वो सब आपके पास में है, तो कोई लाइबिलिटी नहीं है। आप एक पूर्णतया स्वतंत्र हैं अपना काम करने के लिए और अपनी रुचियों के अनुसार अपना काम करने के लिए। साथ ही जब आप रिटायर होते हैं तो एक मुकाम पर पहुंचते हैं, तो आपको कुछ प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको पूरी तरह से सक्षम बनाती हैं और पूरी तरह से स्वतंत्रता देती हैं कि आप जिस क्षेत्र में जाएं उस क्षेत्र में काम। तो मेरा अपना मानना ये है कि मैं राष्ट्र कल्याण हेतु और समाज कल्याण हेतु जो भी मुझसे बन पड़ेगा, एक पर्सनल कैपेसिटी में या फिर किसी ऑफिशियल कैपेसिटी में, वो करने के लिए हमेशा से तत्पर रहूँगा। और मेरा स्वयं का ये मानना है, और मेरे आइडियल राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम हैं, जिन्होंने, अगर आप देखें तो उनकी मृत्यु जो है वो एड्रेस कर रहे थे एक सभा को, बच्चों को अपना संदेश दे रहे थे, और उस सभा में एड्रेस करते करते उनका देहांत हुआ। तो मतलब लास्ट मिनट तक वो कार्य करते हैं। तो मेरा भी यही कोशिश रहेगी कि अपनी लास्ट ब्रेथ तक मैं हमेशा किसी न किसी कार्य में मशगूल रहूँ, बिजी रहूँ। बहुत ही अच्छा सर, और मैं मानती हूँ कि ये अब आपका मी टाइम है जिसमें आप वो सब करेंगे, मतलब अपने सारे डिसिप्लिन लाइफ जो भी आपने अब तक जिस तरह से बिताई है। सर बिल्कुल ठीक बात है कि आप अभी भी अपना जितना होगा आप राष्ट्र के लिए अपने आप को रखेंगे, समर्पित रखेंगे, अपना मतलब अवेलेबल रहेंगे सब। इसके अलावा भी हर किसी की अपनी कुछ एक रुचि होती है। अगर मैं जानना चाहूँ आपकी हॉबी क्या रही है? नहीं, आपने ये भी अच्छा सवाल पूछा है। चूँकि नेचर के काफ़ी नज़दीक रहा हूँ, तो ट्रैकिंग जो है मेरी एक रुचि है, योग भी मेरी रुचि है, माइथोलॉजी मेरी रुचि है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसी जगह जहाँ मैं नहीं जा पाया उन जगह पर जाऊँ। सर्विस 40-44 साल की सर्विस में भारतीय सेना ये सुनिश्चित करती है कि आप देश का कोना कोना देख लें, तो काफ़ी जगह घूम पाए। लेकिन हमारा राष्ट्र बहुत विशाल राष्ट्र है और अलग अलग तरह की यहाँ जो है टेरेन है, देखने के लिए बहुत कुछ है हमारे अपने देश में। तो ऐसी जगह जो शायद मैं भ्रमण नहीं कर पाया, तो उन जगह मैं डेफिनेटली जाना चाहूँगा। और योग में नए नई चीज़ें जो है उसका पूरा अभ्यास, उसमें पूरी तरह से सीखना उसको जरूर। और साथ ही मैं संस्कृत सीखना चाहूँगा, तो संस्कृत सीखकर, और वेद और उपनिषद संस्कृत के अंदर उसका पठन और पाठन, तो ये भी एक मेरी जो है अभिलाषा है कि शायद मैं ये करूँ। तो ट्रैकिंग, माउंटेनरिंग, साथ ही योग और भ्रमण, ये एक ऐसी चीज़ है। और पढ़ाई, किताबें पढ़ने का शौक़ मुझे हमेशा रहा है। और चूँकि आप अपने सर्विस लाइफ में काफ़ी बिजी रहते हैं, जब आप एक ऐसी पोस्ट पर पहुँचते हैं तो उतना समय नहीं मिल पाया। आज जब मेरे पास में समय है तो मैं चाहूँगा कि जो किताबें मैं पढ़ना चाहता उन किताबों को मैं पढूँ। और मेरा स्वयं का ये मानना है कि एक सोसाइटी जो किताबें पढ़ती है वो सोसाइटी हमेशा तरक्की करती है। तो जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको जानकारी हासिल होगी और उतना आप तरक्की करेंगे। नई पीढ़ी के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे, खासकर हमारे पहाड़ी युवाओं के लिए? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम अपने देश की तरफ देखें तो चारों तरफ, हमारे देश के चारों तरफ और विश्व में एक किस्म से एक अनसर्टेनिटी है।
एक माहौल है जिसमें आगे कल क्या होगा। लेकिन अगर अपने देश की तरफ हम देखते हैं तो शायद हम अच्छा कर रहे हैं, हर एक फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। पीस है और डेवलपमेंट है। और जैसा कि हम सब ने तय किया है कि 2047 तक भारत राष्ट्र जो है एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर कर आए, तो अगर हम ये मान कर चलते हैं तो इसका दारोमदार जो है एक युवाओं के ऊपर बहुत है। तो आज अगर मैं कुछ संदेश देना चाहूँगा तो यही कहूँगा कि भारत देश का हर युवा एक मजबूत और सशक्त नागरिक बने, एक ऐसा नागरिक जिसको अपने फंडामेंटल राइट्स तो मालूम है, ये फंडामेंटल राइट्स मेरे ये हैं, साथ ही जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उसके प्रति भी हमें सचेत रहने की जरूरत है। तो अगर भारत का हर एक युवा अपनी जिम्मेवारियों को, राष्ट्र के प्रति उसकी जिम्मेवारी, समाज के प्रति उसकी जिम्मेवारी और अपने स्वयं के प्रति उसकी जिम्मेवारी, अगर इन सब जिम्मेवारियों को वो अच्छी तरह से अगर उसका आभास है और उसको वो पूर्ण तरह से अंजाम देता है अपनी पूरी मजबूती के साथ, तो हमारे देश को 2047 से शायद पहले ही हम एक मजबूत और पूरी तरह से जो है एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में हम उभर कर रहे हैं। और साथ ही मैंने जैसा पहले बताया कि डिसिप्लिन जो है, जैसे आर्मी में डिसिप्लिन एक बेडरॉक है, तो आप किसी भी क्षेत्र में वो मुकाम डिसिप्लिन के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं जरूरी है कि आप उसमें एक बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से रहें, तो अपने दायित्वों का निर्वाह और एक डिसिप्लिन तरीके से अपने जीवन को व्यवस्थित करना, ये बहुत जरूरी है। और खासकर पहाड़ क्षेत्र में, उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है, जरूरत है कि विकास जो है पहाड़ी क्षेत्र में होना चाहिए। तो एक तरीके से जो पलायन हो रहा है पहाड़ से, वो वाकई में हम सबके लिए एक सोच का विषय है। और खासकर युवाओं को ये कोशिश करना चाहिए कि वो सीख हासिल करने के बाद, सिखलाई हासिल करने के बाद में वापस, और आज जब एक ऐसा माहौल है जिसमें ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ अपने लिए नौकरी ढूंढना है, आप एक इस तरह की स्किल को लें ताकि उस स्किल को का इस्तेमाल कर आप वापस पहाड़ में जाकर ना सिर्फ अपने लिए रोजगार बल्कि शायद 5-10 और के लिए रोजगार पैदा कर सकें। होम स्टे है और साथ ही जो है ऑर्चर्ड्स है, साथ ही आपका टूरिज्म है, विलेज टूरिज्म है, आपका रिलीजियस टूरिज्म है, तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो इन सब संभावनाओं आजकल खासकर हमारे जनरेशन में था कि एक नौकरी ढूंढना और एक खासकर सरकारी नौकरी ढूंढना, आज समय है कि हम नौकरी के बजाय जो है स्वयं अपना कार्य कुछ ऐसा शुरू करें ताकि हमारे इलाके का विकास हो और बाकी लोगों को रोजगार की संभावनाएं बढ़े। मैं आशा करती हूँ हमारे युवाओं तक ये सारे मैसेजेस पहुँच जाएंगे और पहुँच गए होंगे और इसको ये अमल में लाना भी शुरू करें। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हिलमिल की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।